माननीय अध्यक्ष जी, आज जो सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जा रहा है 22,460 करोड़ रुपए का, मैं इसका नीतिगत रूप से विरोध करता हूं, बिंदुवार विरोध करता हूं। और क्यों विरोध करता हूं मैं इसमें आने वाले अपनी स्पीच में बताऊंगा आपको बिंदुवार। संविधान में प्रावधान है बजट सेशन का। प्रत्येक वर्ष एक बजट सेशन होता है जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में या तो फरवरी में या मार्च में होना चाहिए। और इस बजट सेशन में प्रावधान होता है पूरे साल भर के बजट के एलोकेशन का। इसका नाम ही बजट सेशन इसलिए रखा गया है कि पूरे साल का वित्तीय वर्ष को कैलकुलेट करते हुए जो भी साल भर के खर्चे हैं वो इस बजट में शामिल किए जाएं। और 2-5% का एरर हो सकता है सरकार के जोड़ तोड़ में। ये हो सकता है कि 5% कम पड़ जाए या 5% अधिक निकल जाए, इतना समझ आता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष जी परंपरा बनी हुई है, बहुत ही गलत परंपरा स्थापित है कि हर 10 दिन में, हर 15 दिन में सरकार कर्ज ले लेती है। यदि ऐसे रोज कर्जा लिया जाएगा तो इस बजट सेशन को रखने का प्रावधान खत्म कर देना चाहिए। हर 5 दिन में एक बजट सेशन, सप्लीमेंट्री सेशन। रोज अखबार उठते हैं अध्यक्ष जी, पढ़ने में आता है आज 5,000 करोड़ का बजट ले लिया, 2,000 करोड़ का बजट ले लिया। मैं समझता हूं ये परंपरा बंद होनी चाहिए, अति आवश्यक है। सरकार के पास फाइनेंशियल प्लानिंग है नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। यदि फाइनेंशियल प्लानिंग होती तो निश्चित ही जो बजट एलोकेशन होता वो उस बजट सेशन में तय कर लिया जाता। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। मैं कुछ वित्त विभाग के सर्कुलर्स पढ़ रहा था, तो एक सर्कुलर मेरे सामने आया जिसमें जीरो बेस्ड बजट की बात की जा रही है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में जीरो बेस्ड बजट लाएंगे, जिसमें पूर्व के जो बजट हैं उनके अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि आने वाले समय को देखते हुए पूरी फ्रेश प्लानिंग होगी। जीरो बेस्ड बजट नाम तो अच्छा कि ऐसा नहीं हो वो भी ऐसे ही जीरो साबित हो जाए। आशा करूंगा कि आने वाले समय में ये जो रोज 15 दिन में कर्जा लेकर के जनता के ऊपर कर्ज लादा जा रहा है, इसको बंद किया जाए माननीय अध्यक्ष जी। मैं जनसंपर्क विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को देख रहा था, तो कल जब मैं उसको देख रहा था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के 1 वर्ष पूर्व होने को 12 दिसंबर को शाम 5:07 पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया। इस डॉक्यूमेंट के लिए या प्रेस उनकी रिलीज के लिए या सीएम साहब का स्टेटमेंट कह सकते हैं उसको, जिसमें कि उन्होंने 1 वर्ष की उपलब्धि बताई। और ऊपर एक लाइन थी, बड़े अच्छे से याद है क्योंकि चहुमुखी विकास में कम ही सुना था, फिर उसको डिक्शनरी पे भी ढूंढा तो मैं समझ पाया उसका अर्थ। चहुमुखी विकास हो रहा है इस प्रदेश में, जो दिखाई तो नहीं दिया था, लेकिन वो चहुमुखी विकास जो है उन्हीं के दिए हुए तर्कों का विरोधाभास है। कैसे है ये माननीय अध्यक्ष जी, ये संकल्प पत्र है, मुझे लगता है अभी याद होगा, ज्यादा टाइम पुराना नहीं है। इसमें काफी सारे संकल्प लिए गए थे और ये संकल्प निश्चित ही, जी धन्यवाद, आपको आंकड़े भी अच्छे लगेंगे। मुझे लगता है इसमें लिए गए संकल्प जो हैं उनकी पूर्ति करने के लिए बजट की आवश्यकता पड़ेगी निश्चित ही। जो मुख्यमंत्री जी के कथन की आखिरी लाइन है वो डॉक्यूमेंट भी लेकर के आए हो माननीय अध्यक्ष जी। यदि आप चाहेंगे तो मैं इसको पटल पे भी साइन करके रख सकता हूं। उसकी आखिरी लाइन में स्वयं मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, स्वयं मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि संकल्पों की पूर्ति के लिए टोटल संकल्प थे 456, जिसमें से मात्र 45% पूरे हुए हैं। ये इसमें दिया हुआ है, मतलब 10% संकल्प पूरे हुए हैं। इसको कह सकते हैं कि 90% संकल्प आज भी अधूरे हैं। ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, 188 ऐसे संकल्प हैं जो कि 40% ऑफ टोटल संकल्प हो जाएंगे। 188 ऐसे संकल्प हैं जिसपे आज तक काम भी शुरू नहीं किया। 1 साल निकल गया, इन संकल्पों में अभी तक कोई काम नहीं किया, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो ये इनका संकल्प पत्र है। ये संकल्प जिसको कहते थे भागवत गीता, ये है इनके सर। अगर इस स्पीड से बढ़ेंगे तो 50% भी संकल्प पूरे नहीं कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये जो आंकड़े दिए हैं वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार अपने संकल्पों से पीछे हट रही है। प्रदेश में चहुमुखी विकास तो नहीं हो रहा मानिए देखिए, लेकिन चहुमुखी या चौतरफा लूट जरूर हो रही है। जब एक व्यक्ति से आप इनकम टैक्स के नाम पर वसूली कर ही रहे हैं, केंद्र सरकार के पास जाए, तो उसके बावजूद भी क्यों उसके ऊपर अनेकों प्रकार के कर्ज लादे जा रहे हैं। और प्लस मैं एक उदाहरण इसको अपनी विधानसभा से जोड़ करके लेना चाहूंगा। मेरी विधानसभा अटेर में 4 टोल है, तो चहुमुखी लूट हो रही है।
आप फूफ से भराई निकल जाए एक टोल लगेगा, फूफ से आप सरायगार होते हुए उमरी निकल जाए दूसरा टोल, इधर प्रतापपुरा निकल जाए तीसरा टोल, और परा से अटेर मुख्यालय चले जाए 4 टोल एक विधानसभा के अंदर। इतना टैक्स देने के बाद भी वहां का व्यक्ति जो करदाता है, इतना टैक्स भरने के बावजूद भी वो चारों दिशा में जाकर के टोल दे रहा है। ये लूट हो रही है अध्यक्ष जी माने। ऐसे ही एक मेडिकल कॉलेज का प्रावधान था, घोषणा की गई पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा कि अटेर विधानसभा में फूफ कस्बे में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, लेकिन आज उसको वहां से दूसरी जगह ले जाने के प्रयास चल रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के, आपके माध्यम से सारे सरकार के वरिष्ठों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो घोषणा की थी, क्योंकि घोषणा बड़े विश्वास के आधार पर जनता सुनती है, उसको यथावत वहीं रखा जाना चाहिए, मेरे क्षेत्र की जनता की मांग है। अब मैं जो आज का बजट, जिस पर ये सप्लीमेंट्री बजट जिस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं इसके बारे में अध्यक्ष जी बात करना चाहूंगा। और इसमें जो बड़े बड़े विभाग हैं जिनसे जनहित के कार्य संचालित होते हैं, मैं उन विभागों को थोड़ा सा हाईलाइट करके माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। आप भी जानते हैं कि ये ऐसा विभाग है जिससे हर व्यक्ति को जरूरत है और हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। ऊर्जा विभाग में जो टोटल बजट एलोकेशन हुआ था, जो जुलाई में सत्र आया था, उसमें वित्तीय वर्ष में टोटल बजट एलोकेशन हुआ था 18,664 करोड़ रुपए। इसके अगेंस्ट जो खर्च हुआ है वो है 9,707 करोड़ रुपए। मतलब एक अगर राउंड ऑफ करूं तो अनुमानित 85% खर्च हुआ है। और ये डेटा मैंने उठाया है आपके वित्त विभाग की साइबर ट्रेजरी से, जो वित्त विभाग की वेबसाइट है ऑफिशियल, जो रियल टाइम अपडेट होती है, यदि आप चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं। तो 50% अभी खर्च होना बाकी है, शेष है। इसके बाद भी कर्जा लिया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी, 8,800 करोड़ रुपए का फिर भी कर्जा लिया जा रहा है। आपके पास जो है उसको आप खर्च नहीं कर पा रहे, आप स्वीकार कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड पर, और फिर भी कर्जा ले रहे हैं। शायद कोई कसम खा रखी है मध्य प्रदेश की जनता को कर्जे से लादने की। आगे बात करता हूं, पर्यटन विभाग का उदाहरण दूंगा आपको, क्योंकि टूरिज्म स्पॉट डेवलप करने की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश को। पर्यटन विभाग में 282 करोड़ का एलोकेशन हुआ था, 181 करोड़ अभी तक खर्च हुआ है। लगभग 35% अभी भी खर्च होना बकाया है। उसके बाद भी 131 करोड़ रुपए का कर्ज फिर भी मांग रहे हैं। आवश्यकता ही नहीं है, पहले आप खर्च तो कर लीजिए। 3 महीने में क्या आप ये बची हुई राशि खर्च कर पाएंगे? जब आप पूरे साल भर में 181 खर्च कर रहे हैं, 35% अभी भी बकाया है। बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है पीडब्ल्यूडी, जिससे हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का जुड़ा हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग में टोटल जो बजट एलोकेशन हुआ था वो हुआ था 9,871 करोड़ रुपए। इसमें से अभी तक खर्च हुआ है एज ऑफ नाउ 6,603 करोड़ रुपए। तो 35% अभी भी बकाया, उसके बावजूद कर्ज मांगा जा रहा है 1,111 करोड़। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब भोजन अवकाश हुआ तो मैं बाहर गया, अपने पत्रकार साथियों से मिला। इस बीच में भोजन तो नहीं कर पाया क्योंकि बजट की तैयारी भी करनी थी। तो जब इनसे बात कर रहा था मैं, तो मुझे अवगत कराया गया कि आज सुबह अभी वर्तमान में एक इनकम टैक्स की रेड चल रही है, और ये जो रेड चल रही है ये उसी ग्रुप के ऊपर चल रही है जिसके ऊपर मैं डे 1 से, जब से मैं विधायक चुन करके आया हूँ, उस दिन से प्रश्न उठा रहा हूँ। मैंने कई प्रश्न उठाए, कई ध्यान आकर्षण लगाए। मैंने आपसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया, आदरणीय पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री जी से भी आग्रह किया। मैं आजीविका मिशन के जो मास्टरमाइंड हैं, जो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं और जो पूर्व वाले के सबसे क्लोज थे, उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं तो सुनवाई होगी। मुझे लगा था, पहले लगा कि सदन में सुनवाई होगी, लेकिन सदन में नहीं हुई। इनकम टैक्स की रेड शुरू हो गई है। कुणाल बिल्डर्स करके हैं, त्रिशूल है, कोई शर्मा जी हैं, और जितनी बेनामी संपत्ति पूर्व चीफ सेक्रेटरी की है, मैं आज इस बात को कोट कर रहा हूं कि वो सारी बेनामी संपत्ति इन्हीं ग्रुप्स में लगी है। और कई माननीय सदस्य भी हैं अभी वर्तमान में, 4-5 सदस्य को तो मैं जानता भी हूं, जिनके यहाँ पे पैसा जमीन के माध्यम से, लेकिन कोई व्यक्तिगत भावना से बात नहीं करना चाहता। वो एक व्यक्तिगत विषय है, किसने कहाँ जमीन ली नहीं ली। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी, मैं चुना हुआ विधायक हूं। मैं इस प्रश्न को डे 1 से उठा रहा हूं कि पूर्व जो चीफ सेक्रेटरी उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया, उनके संरक्षण में फर्जी भर्तियां हुई आजीविका मिशन में, लेकिन उनको सिद्ध जांचें हैं, लेकिन उनको बख्शा जा रहा है। आज इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है, बेनामी संपत्ति सब खोलेंगी, लेकिन ये यहां क्यों नहीं निर्णय हो जाए? इसके लिए उन एजेंसियों पे क्यों निर्भरता रहे? अब मैं जो विषय पे जहां पे छूटा था वहां से शुरू करता हूं। मैं हमीदिया हॉस्पिटल की बात बता रहा था माननीय अध्यक्ष जी। हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल का एक प्रख्यात हॉस्पिटल है, और प्रत्येक दिन वहां पे कम से कम 2,000 से 3,000 ओपीडीज होती हैं। वहां के जो कर्मचारी हैं, टेक्नीशियंस हैं,
वो लोग हड़ताल पर हैं। 1 महीने से नहीं, 2 महीने से नहीं, 3 महीने से वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण है कि उनको वेतन का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। कुछ आउटसोर्स कर्मचारी भी हैं, कुछ क्लास 3 क्लास 4 के कर्मचारी, क्योंकि गरीब है तो गरीब की तो सुनवाई मध्य प्रदेश में कमी हो पाती है। मंटेना ग्रुप था, एक दिन में 7,050 करोड़ रुपए, मैं इसको पटल पे रख दूंगा रिकॉर्ड पे, यदि कोई लेना चाहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठा कोई, एक दिन में 7,000 करोड़, कोई बात नहीं, हम नहीं प्रश्न उठा रहे। मेरा सिर्फ इतना कहना है क्योंकि मंटेना ग्रुप के ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन है, ईडी की रेड पड़ी हुई है, जांच लंबित है, ईओडब्ल्यू की एफआईआर है और ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी विभाग प्रमुख के द्वारा, उस पर जांच करके उसको अलग करना चाहिए। जब तक कम से कम जांच से वो क्लियर नहीं हो जाए तब तक नहीं देना है। सारी हैदराबाद की कंपनीज को मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, ये कनेक्शन क्या है, इस पर जांच होनी चाहिए। और हमीदिया हॉस्पिटल के जो ये कर्मचारी हैं, इनको, ये गरीब लोग, आप एक मैं मानवता के आधार पर पूछना चाह रहा हूं माननीय उप मुख्यमंत्री से, और दोनों उप मुख्यमंत्री वो तो है नहीं लेकिन विभाग उनका है, 3 महीने बिना वेतन के गरीब रह सकता है क्या? आप बताइए, आप तय कीजिए। अगर रह सकता है तो ठीक है, कैसे वो अपना घर पालेगा, कैसे उसके घर परिवार बच्चे 3, उसकी तो कुछ चंद हजार रुपए ही तो तनख्वाह है। आप 7,000 करोड़ रुपए रिलीज किया, फंड एलोकेट कर रहे हो, थोड़ा सा उनको तनख्वाह दे दें। बेचारे वो सड़क पे हैं, मजबूर हैं, और जब वो हड़ताल कर रहे हैं, इस बीच में यदि अंदर कोई दुर्घटना घट जाती है, क्योंकि जब सारे लैब टेक्नीशियंस और कर्मचारी बाहर हैं तो मरीज को कौन करेगा इलाज, उनके रिपोर्ट्स कौन जनरेट करेगा अंदर? यदि कोई घटना अंदर घट जाएगी तो इसका नैतिक दायित्व पूरी सरकार का है। एक घटना भी घट गई तो उसका दायित्व आप लोगों का है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि कर्जे में सरकार है, ये तो तय है, आप भी स्वीकार करते हैं, ठीक, लेकिन कर्जे में हेलीकॉप्टर की उड़ान कौन भरता है? हरियाणा में चुनाव हो रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ के जाता है यहां से माननीय का, हरियाणा में प्रचार करके, महाराष्ट्र में उड़ के जा रहा है हेलीकॉप्टर, एक दिन में 9 से 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपए का व्यय हो रहा है। मध्य प्रदेश की जनता ने चुना कि हरियाणा महाराष्ट्र की जनता ने? आप खर्चा कर रहे हो हमारे यहाँ के फंड से और कर रहे हो हरियाणा और मध्य प्रदेश की जनता के लिए, अपने आप दिल्ली में नंबर बनाने के लिए। ये तो गलत है माननीय अध्यक्ष जी। मध्य प्रदेश का जो बजट है उसका खर्च मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर होना चाहिए, मेरा ऐसा आपसे आग्रह है। अभी पिछले 10 महीने में आपने देखा होगा कितने ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुए। मैं सीनियर ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूं। एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है जिसके कारण प्रशासनिक अराजकता मध्य प्रदेश में फैली हुई है और ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है। 438 ट्रांसफर हो चुके मात्र 10 महीने में, 438। और खास बात यह है कि इनमें से 109 ट्रांसफर रात में हो गए, 12 बजे से 1 बजे। ये कौन सा टाइम है? वो अधिकारी सो ही नहीं पा रहा, रात के 12 बजे ट्रांसफर उसको मिलेगा, वो क्या सोएगा? और अब आप विभाग देखिए, जो महत्वपूर्ण विभाग है मैं उनको चिन्हित कर देता हूं। पीडब्ल्यूडी विभाग, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के मुख्य हैं, 4 बार ट्रांसफर हो गया उनका 10 महीने में। महत्वपूर्ण विभाग है, जनता से जुड़ा हुआ जनहित का विभाग है। एनर्जी डिपार्टमेंट 3 बार ट्रांसफर हो चुका है, वहां के जो पीएस या एसीएस जो भी सीनियर मोस्ट जो है विभाग के अधिकारी। माइनिंग में 4 बार ट्रांसफर हो गया, राजभवन में 4 बार ट्रांसफर हो चुका है, एमएसएमई में 3 बार ट्रांसफर हो। और ये वही विभाग है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे एनर्जी हो, ये वही महत्वपूर्ण विभाग है जिनमें बजट आवंटन होने के बाद भी खर्च नहीं हो पाया। इसीलिए नहीं हो पाया, अधिकारी आता है, फाइल खोल के बैठता है, 1 महीने बाद उसका फिर से झोला टंग जाता है, फिर उसको दूसरे विभाग में जाना पड़ता है। अधिकारियों को विश्वास उठ गया है सरकार के ऊपर से कि हम किसी विभाग में जाएंगे, काम करेंगे तो क्या वहां टिक भी पाएंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए कोई भी सीनियर अधिकारी है तो उसको एक नैतिक रूप से, कोई बड़ा कारण नहीं हो तो कम से कम 2 वर्ष उसको वहां पे देना चाहिए, अधिकतम 3 भी दे दो, उसके बाद आप स्थानांतरण कर दीजिए। ऐसे कई सारे ऑर्डर्स हैं, लेकिन नहीं, यहां तो कोर्ट की बात ही नहीं होती। यहां तो न्याय घर से जिसको जो ठीक लग रहा है वो रात 12 बजे ट्रांसफर हो रहे। मैं समझता हूं इस पर रोक लगनी चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए, नहीं तो मध्य प्रदेश जो है वहां की जो फाइनेंशियल प्लानिंग जो पूरी ध्वस्त हो गई है, वो उनका एक ये भी महत्वपूर्ण कारण है। एक विषय यह है, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो रेवेन्यू मद में लेना चाहिए लेकिन उनको लिया है कैपिटल मद में। जैसे कि सोफे पे जो खर्च हुआ, सरकारी सोफों की बात कर रहा हूं, कार जो खरीदी गई सरकारी कंप्यूटर जो खरीदे गए, रेवेन्यू मद में इनको लेते तो ये, क्योंकि ये ऐसे एसेट्स हैं जो आने वाले समय में डिप्रिशिएट होंगे और 4-5 साल बाद कूड़ा कचरा ही बन जाएगा, कबाड़ में जाएगा ये।
तो इनको आपने रेवेन्यू मद में लेना चाहिए था, लेकिन आपने लिया कैपिटल में। अब मैं पूछना ये चाहता हूं इससे, तो सोफे का, कारों का, कंप्यूटर्स का, इनका मध्य प्रदेश के विकास से क्या लेना है? क्योंकि आप आंकड़ों में इसको विकास में गिनाते हैं कि विकास में हुआ, विकास हुआ। कार खरीद के किसका विकास हुआ, सोफा खरीद के किसका विकास हुआ, कंप्यूटर खरीद के किसका विकास हुआ? ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं। 3 वर्ष पहले ये उसी मद में रहते थे, परंतु कब समाप्त करना हुआ हेमंत जी? मैं थोड़ा सा और समय अध्यक्ष जी दे दे, क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा हूं तो सारी बातें रिकॉर्ड पे आ जाती हैं। आपके लोग बोल नहीं पाएंगे, देखो तो कोशिश करता हूं और जल्दी कर लेता हूं मैं। आप प्रति व्यक्ति कर्जे की बात मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा। जब तक ये मार्च खत्म होगा, सारे लोन मैंने निकाले, मार्च खत्म होने तक कुल लोन होगा हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर 4 लाख, लगभग 4,92,000 करोड़। इसमें मार्केट लोन, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का लोन, नाबार्ड का, बॉन्ड्स का, अल्प बजट ऋण, पब्लिक अकाउंट, जीपीएफ, सारे लोन में मिलाकर के बोल रहा हूं। जिसको कैलकुलेट करेंगे, अगर 8 करोड़ 30 लाख जनता के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो प्रति व्यक्ति कर्ज 60,000 रुपए आ रहा है। शर्म की बात है कि व्यक्ति जो यहां पे पैदा होगा, जन्म लेगा, वो 60,000 रुपए कर्जे के साथ मध्य प्रदेश की धरती पर आएगा। अभी जो जनसंपर्क विभाग ने डेटा अपलोड किया, जो मुख्यमंत्री जी का कथन अपलोड किया, उसमें उन्होंने बात करी रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की। बड़ा भारी सुन के ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ी चीज, लेकिन है कुछ नहीं, सिर्फ कागज का बंडल है। इसमें एमओयू साइन किए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जितने साइन हुए, इसमें उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर में 2 लाख करोड़ के साइन हो गए। फिर आप आ जाइए, मुंबई में गए, बैंगलोर में गए, 1 लाख करोड़ के साइन हो गए एमओयूज। भोपाल माइनिंग कॉन्क्लेव हुआ 20,000 करोड़ के। यूके गए, वहां पे 78, कुल मिला के 4 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। उसकी वाहवाही लूटी जा रही है। मैं पूछना यह चाहता हूं, एमओयू साइन होना क्या कोई बहुत बड़ा कार्य है क्या? यही गुजरात से ही साइन हो जाएंगे, क्यों यूके गए आप? सिर्फ कागज का बंडल ही तो। चवन्नी भी आए क्या मध्य प्रदेश में? अच्छा, चवन्नी आना बंद हो गई, इसलिए मैं पूछता हूं कि 1000 रुपए भी आए क्या मध्य प्रदेश में? कुछ नहीं आया, सिर्फ एमओयू साइन हुआ, उसकी वाहवाही लूट ली। पर्व मन रहा, पर्व। चवन्नी बहुत पहले बंद हो गई हेमंत जी। ये नहीं आया अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पे, ये मैंने अभी लिया रिकॉर्ड। अच्छा, मैं अब ये जो जितनी गलत नीतियां हैं, इन्हीं के कारण, ऐसी नीतियों में, ऐसी बड़ी बड़ी बातों में फंस के वो हमारे आदरणीय विजयपुर वाले जो थे वन मंत्री, उनको आपने हमेशा के लिए वनवासी बना दिया। मैं सभी का है उसमें, सभी का है। अच्छे खासे थे, अच्छा बोलते थे, आगे बातों में ये 4 लाख करोड़, इतने लाख करोड़, हेलीकॉप्टर, चले गए। अब ठीक है, उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। एक महत्वपूर्ण विषय, ये अति महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं इसको आप ध्यानपूर्वक सुने। ये टीएचआर का विषय, टेक होम राशन, जो कुपोषित बच्चे होते हैं या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग वुमेन है, उनके बच्चों का विषय है। इसमें कैग की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया 110 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये 110 जो हाईलाइटेड है, मैं स्पेसिफिकली आपको बता दूं, ये गर्भवती महिलाओं के संबंध में क्या कहते हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उनको हाईलाइट किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश की पावन धरती है कि बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, लेकिन वो भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। ये है मध्य प्रदेश। अब मैं सबको कहना चाहता हूं, वेलकम टू मध्य प्रदेश। हमारा ये मध्य प्रदेश है जहां पे जेल प्रहरी की परीक्षा होती है, अधिकतम 100 अंक मिलते हैं, जितना मैंने पढ़ा सीखा। यहां पे मध्य प्रदेश में 100 में से 101 अंक आ जाते हैं जेल प्रहरी पर। ये है हमारा मध्य प्रदेश। यहां पर बच्चा पैदा होने से पहले भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है, ये रिपोर्ट्स में आया है। और पैदा होने के बाद, पैदा होके आ गया ईश्वर की कृपा से, तो जैसे ही वो बाहर आया तो 60,000 रुपए कर्जा उसके ऊपर आ चुका है डे 1 से ही। ये मध्य प्रदेश है आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं सिर्फ 1 मिनट में पूरा करो जी। मैं सिर्फ अब आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जब बोलेंगे तो मैं जानना चाहूंगा, यदि वो इस बात को कहें, कि ये जो 60,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा है और जो 4,92,000 करोड़ रुपए का खर्चा है, ये टोटल लोन है, जो इसको चुकाने की क्या नीति है, इसको कैसे पे ऑफ करेगी, कृपया उसको बताइएगा। जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, यहाँ 35% अभी भी खर्चा, क्या कहते हैं, राशि शेष है। ऊर्जा में 35% शेष है, पर्यटन में शेष है, पंचायत में 45% शेष है। ये होने के बावजूद भी आप क्यों कर्जे से लाद रहे हैं हमारी मध्य प्रदेश की जनता को, यह भी अवगत करवाइएगा। रेवेन्यू में मात्र 100 करोड़ लिया है विकास कार्यों के लिए और 1146 करोड़ रुपए लिया है आपने विभागीय खर्चों के लिए, तो इनकी वाहवाही क्यों पीटी जा रही है, ये भी अवगत कराइएगा। एक चीज और है कि जो कैपिटल में आपने कार, सोफा, कंप्यूटर को शामिल किया है, ये कैसा विकास कार्य, कृपया बताइएगा। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी।
क्योंकि जब इसके बाद तो मैं सुनूंगा सबको और आपका ध्यानपूर्वक मैं वक्तव्य सुनूंगा। जब वो कहेंगे तो वो वही बातें आएंगी कि कब क्या हुआ, कांग्रेस शासनकाल में कब क्या हुआ था। तो मैं कांग्रेस शासनकाल की जो बात है उसका उत्तर एक चीज आपको अभी बता देता हूं कि जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और जब हमने आपको सरकार सौंपी थी, तब जितना कुल कर्जा था मध्य प्रदेश के ऊपर, कुल कर्जा, उतना तो आज सिर्फ ब्याज भरा जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपसे कह रहा हूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, खाली कर्जा बताओगे भैया या जो कुछ नहीं था वो भी बताओगे? आप पूछो बता देंगे। आप देश में कुछ भी, सड़क भी बताओ, कर्जे में आपने सड़क भी दी थी, बिजली भी दी थी, स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी थी, पानी भी दिया था, पूरा गड्ढे में प्रदेश दिया था, ये भी बताएं। प्लीज 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 आशीष भाई प्लीज उनको भाषण पूरा करना दो। तो अगर माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो वित्त विभाग भी उनके पास है, यदि इन सब बातों का उत्तर देते हैं तो मैं इसको रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि मैं इस बजट का समर्थन करूंगा। और यदि इनका जवाब नहीं आता है तो मैं नीतिगत रूप से जो मैंने बातें कही, मैं इस बजट का विरोध करता हूं। मैं अंतिम बस एक पंक्ति कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा अध्यक्ष जी। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे रह पाऊं। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे रह पाऊं। वो बेच रहे हैं मेरे मध्य प्रदेश को, तो खामोश में कैसे रह जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद अध्यक्ष।